गोलीय दर्पण के अंदर हम पढ़ रहे थे अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसमें गोलीय दर्पण वैसे तो बनते हैं खोखले कांच के गोले से। ये कांच का खोखला गोला है, यहाँ से इसको काट दिया। जब इसको काट दिया तो ये हिस्सा अपने को अपने पास मिला, और इस वाले हिस्से के बाहर की तरफ जब पॉलिश कर दे इस मुड़े हुए भाग पर, तो अंदर वाली सतह चिकनी होगी, मतलब ये परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगी। प्रकाश किरण आएगी यहाँ पर, यहाँ से टकराएगी, इस तरह लौट जाएगी। इसी तरह इस तरह प्रकाश किरण आएगी और टकराकर इस तरह लौट जाएगी, और यहाँ कहीं एक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये अवतल दर्पण हो गया। और इसी के उल्टा अगर पॉलिश इस भाग की तरफ अंदर की तरफ पॉलिश कर दे तो बाहर की सतह परावर्तक की तरह काम करेगी। यहाँ प्रकाश की किरण आएगी, टकराने के बाद इस तरह रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ टकराने के बाद इस तरह रिफ्लेक्ट होगी। देखो दोनों ही कंडीशन में हो क्या रहा है कि इस कांच की डिज़ाइन इस तरह है कि ये किरणों को अलग अलग दिशा में मोड़ रहा है। अब ये है उत्तल दर्पण, दोनों में अंतर क्या है? अवतल दर्पण इस तरह होगा, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, और उत्तल दर्पण बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इसमें यहाँ पर पॉलिश की जाती है और इसमें अंदर की तरफ पॉलिश की जाती है। तो ये तो है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये है गोलीय दर्पण, मतलब अवतल दर्पण भी गोले को काट के ही तो बनाया, यानी ये कांच का गोला रहा है। अगर ये कांच का गोला है तो इस गोले का केंद्र बिंदु भी होगा, और इस केंद्र बिंदु को हम बोलते हैं सी। इस केंद्र बिंदु को हम सी बोलते हैं। अब ये अगर गोला है ना, तो इस गोले के अंदर इसकी त्रिज्या भी तो होगी और इसका व्यास भी होगा। तो ये पूरी जो लंबाई है वो तो इस गोले का व्यास है, और ये यहाँ से सी बिंदु से इस पॉइंट तक ये जो दूरी है इसको हम इसकी त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको अपन इसका ध्रुव बोल देंगे, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। तो देखो गोलीय दर्पण में सामान्य उपयोग में होने वाले कुछ शब्द हैं, उनके बारे में हम और समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द आता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्राय पी अक्षर से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेना ज़रूरी है कि ध्रुव क्या है, और इन डेफिनेशन में से बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखो ये है गोलीय दर्पण, ये ठीक है। अवतल दर्पण है लेकिन ये पूरे गोले से मिलके बना है। अब इसका गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यानी ये वाला जो पृष्ठ है ना, यहाँ पे प्रकाश की किरणें आती है, टकराकर परावर्तित होती है। तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के केंद्र को, मतलब इसका केंद्र है ये वाला, ये पूरा पृष्ठ है ना, इसका पृष्ठ का केंद्र ये है, और इसको ही कहा गया दर्पण का ध्रुव, और इसको पी अक्षर से निरूपित किया गया है। आगे लिखा है मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे देखो गोलीय दर्पण है ये, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष यानी ये पी, मुख्य अक्ष तथा वक्रता त्रिज्या मतलब ये गोला है ना, तो इसकी ये वाली त्रिज्या है। तो मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले सीधी रेखा, इस पूरी सीधी रेखा को इसका मुख्य अक्ष कहा गया है। मतलब ये जो सीधी लाइन दिख रही है ना, यह सीधी लाइन इसका मुख्य अक्ष है। और आगे है वक्रता केंद्र यानी इस गोले का केंद्र, ये है सी, यह सी इसका वक्रता केंद्र है। तो यहाँ है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से निरूपित करते हैं, यानी इस गोले का ये जो केंद्र है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसको सी से डिनोट करते हैं। आगे है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब देख लो ये है गोलीय दर्पण, ठीक है। ये जिस गोले का भाग है और ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से ध्रुव के मध्य की दूरी इसकी त्रिज्या होगी ना, ये रेडियस, तो इसको कहा गया वक्रता त्रिज्या। और आगे लिखा है द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे mn से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये जो है ना, ये दर्पण, ये इसी को द्वारक बोल दिया।
इस पूरे डिज़ाइन को एम से लेके एन तक इसको बोल दिया द्वारक, यानी इसके द्वारक का नाम है एम एन। और आगे है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आती हुई महसूस होती है, उस बिंदु का गोलीय दर्पण या का मुख्य फोकस कहते हैं। अब इस चीज़ को समझ लेना कि ये दर्पण है, ये कांच है। इस कांच पर जब भी अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, वो टकराने के बाद एफ से, मतलब जिस बिंदु से गुजर रही है, उसे उसका मुख्य फोकस कहा गया है। देखो, उसको उसका मुख्य फोकस कहा गया है। मतलब सीधी लाइन कोई आ रही है, टकराने के बाद जिस बिंदु से निकल रही है वो बिंदु मुख्य फोकस कहलाएगा, उसको एफ से लिखेंगे, ठीक है। और ये इस तरह से गुजर जाएगी। ये अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ये टकराने के बाद इस तरह रिफ्लेक्ट होगी, ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन हम जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तब ये फोकस पे अपना प्रतिबिंब बना देगी। तो ये है इसका मुख्य फोकस। आगे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये फोकस बिंदु अपने को मिल गया, ये फोकस बिंदु अपने को ये फोकस बिंदु अपने को मिल गया, और ये ध्रुव, इसके मध्य की जो दूरी है ना, जिसको स्मॉल एफ से लिखा गया है, ये है इसकी फोकस दूरी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको एक बार और समझ लो कि अपन ने इसमें क्या क्या चीज़ देखी है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें अपने को डायग्राम या क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। जैसे ये गोलीय दर्पण है। अब यहाँ पे ये जो सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन को हमने कह दिया मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु है ये वाला। इस केंद्र बिंदु को अपन ने नाम दिया सी, और इसका नाम है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ये जो बिंदु है वो है एफ, ये है फोकस, फोकस, ठीक है। अब ये जो बिंदु है ये है पी, इसको हम बोलेंगे ध्रुव, और मान लो यहाँ तक पॉलिश कर रखी है, तो ये है एम और एन, और एम एन ये है द्वारक। अब यहाँ पर कोई वस्तु है बहुत दूर है, तो वो है अनंत। तो आप अपने को ये ध्यान रखना, अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव, इन चीज़ों का अपने को खास कर ध्यान रखना, डायग्राम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो, अभी हम एक डायग्राम बनाने के लिए कुछ चीज़ों का समझ में आना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको और समझा देता हूँ कि अवतल दर्पण में किरण आरेख बनाने के कुछ नियम, कुछ रूल्स है, उनको अपन और समझ लेते हैं। पहला है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। तो अब देखो ये लाइन यहाँ पे क्या कह रही है कि ये अपना अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अगर कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष ये इसके समांतर, इसके जैसे ही एक प्रकाश की किरण आए, तो यह टकराने के बाद हमेशा जिस बिंदु से गुजरेगी वो फोकस होगा। इसका क्या होगा? फोकस। और फोकस से आगे होगा इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ये हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली या अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी, पहली चीज़ ये। दूसरा है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, इसमें यह बात कही गई है कि फोकस से अगर कोई लाइन गुजर रही है, प्रकाश किरण कोई ऐसे जा रही है, यहाँ टकराएगी, तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, मतलब रिवर्स में हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर। अब तीसरा है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है, यानी ये अवतल दर्पण है। अब ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस, ये इसका ध्रुव सी। अब कोई लाइन मान लो इस तरह आ गई, यहाँ से होकर आपतित हो गई, तो वो टकराने के बाद, यहाँ से टकराने के बाद वापस इसी दिशा में, इसी पॉइंट से निकल जाएगी। तो देखो इस डायग्राम में भी यही है कि इधर से आई, ये सी से गुजर रही है, तो टकराने के बाद वापस यहीं से परावर्तित हो जाएगी। अगला है,
अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु और मुख्य अक्ष के समान होती है। देखो ये चीज़ क्या कह रही है यहाँ पे कि अगर लाइन आकर सीधा ध्रुव से टकरा जाए तो जितने एंगल पे टकराए उतने ही एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये 4 स्थितियाँ बताई गई हैं और यहाँ से अपन डायग्राम बना देंगे। अब यहाँ पर अपन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि प्रतिबिंब निर्माण कैसे करने। तो मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, उस एक डायग्राम के बेस पे सारे डायग्राम बन जाएंगे। बस इसको ध्यान से समझ लेना आपको। ये मुख्य अक्ष ले रहे और मान लो यहाँ पर अपना इस जगह अपना कांच रखा है, ये कांच। तो ये कांच रखा है तो ये तो इसका ध्रुव होगा P, ध्रुव से आगे होता है फोकस बिंदु, फोकस F से आगे होता है C वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से होता है आगे अनंत। तो अगर कोई वस्तु अनंत है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, देखो यहाँ पे एक, और अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर है, इसके बीच में है, ठीक है, या 2 नंबर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा मतलब इमेज जो बनेगी वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगी। और देखो जैसे यहाँ पे है तो यहाँ आकार थोड़ा वस्तु का छोटा होगा, फिर धीरे धीरे आकार बढ़ जाएगा। फिर अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र 3 नंबर पे रख दी तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज जो बनेगी वो भी 3 नंबर पे ही बनेगी और यहाँ पर आते हुए वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर किसी वस्तु को कांच के और पास मिलाए और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में 4 नंबर पे डाला तो जैसे जैसे वस्तु को कांच के पास में ला रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर बनता जा रहा है और वो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और बड़ा होता जाएगा। देखो यहाँ छोटा था, फिर उससे बड़ा बना, फिर वस्तु के आकार का बन गया, अब वस्तु से भी बड़ा बन रहा। और 5 नंबर पर जब वस्तु को फोकस पर ही रख देंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बन जाएगा और बहुत बड़ा बनेगा 5 नंबर। और आगे अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया यानी 6 नंबर यहाँ पर वस्तु को रख दिया बिल्कुल पास में, तो अब ये कंडीशन मोस्ट है और यह इम्पोर्टेंट है। इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के इस तरफ नहीं बनेगा बल्कि पीछे की तरफ, इधर की तरफ बन जाएगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस एक डायग्राम से हम 6 के 6 डायग्राम समझ सकते हैं। अपने को पहला ये ध्यान रखना कि अगर अनंत पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र पर के बीच में रखी हुई है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर आकृति का बनेगा। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और फोकस के ऊपर रखी हुई है तो प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा, और फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो एक एक डायग्राम को हम ढंग से बनाना सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे डायग्राम बन रहा है। तो देखो ये डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या है कि वस्तु अनंत पे यानी ये मुख्य अक्ष, ये द्वारक, अनंत के ऊपर वस्तु है। यहाँ पर ये देखो ये अनंत पर एक वस्तु रखी हुई है। तो ये अपने को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। तो ये इसका F, ये यहाँ पर टकराने के बाद इधर गई और ये यहाँ पर टकराने के बाद इस तरफ गई और ये फोकस से गुजर गई। ठीक है, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अनंत से आ रही, तो वो फोकस से गुजरेगी। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि एक जो सारणी है, एक इंडेक्स है, वो इंडेक्स मैं आपको साथ के साथ समझाता रहूँ। देखो अगर अवतल दर्पण के अंदर वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु अनंत पर है, ठीक है, ये अनंत है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा, इस F पे। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा, इसका आकार बहुत छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक तथा उल्टी।
वास्तविक का ये मतलब है कि ये प्रतिबिंब प्रकाश की किरण इस यहाँ आई और टकराने के बाद इस तरह रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, तो इधर ही प्रतिबिंब बन गया। लेकिन ये प्रकाश किरण मान लो यहाँ आए, टकराने के बाद इस तरह रिफ्लेक्ट होती और ये प्रकाश की किरण इस तरह रिफ्लेक्ट होती, तो हम आगे इसको ज़बरदस्ती मिलाते, तब ये प्रतिबिंब आभासी बनता, क्योंकि यहाँ पर हमने आभास करवाया, ठीक है। लेकिन अब ये वास्तव में इस तरफ मुड़ के यहाँ प्रतिबिंब बना रही है, तो ये वास्तविक है। और अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन क्लियर कि वस्तु अनंत पे। अपने को करना क्या है, ये डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा। तो हम एक सबसे पहले द्वारक बनाएंगे, मुख्य अक्ष के ये वाली लाइन खींचेंगे, उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर दो लाइनें इस तरह गुजारेंगे। और अपने को पता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाइन फोकस से गुजरती है, तो यहाँ से टकराने के बाद इन दोनों को इस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये डायग्राम एक बन गया। अब दूसरा है सी से परे। सी से परे का मतलब है अनंत और फोकस के बीच में, सॉरी अनंत और सी वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रख दिया, तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो मान लो ये यहाँ पर सी है, एक मिनट, ये इस जगह सी है, सी ये वाला ये सी है, और इस जगह ये है अनंत। यहाँ पर वस्तु को रखी, तो देखो एक लाइन तो अपन मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे, तो ये टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी। और दूसरा हमने ऊपर ही एक नियम पढ़ा है कि अगर दो लाइनें एक जब भी मिलेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, तो दूसरी लाइन को अपने को इसके फोकस से गुजारनी। तो फोकस से जब गुजारेंगे, यहाँ पे देखना एक मिनट, फोकस से जब गुजारेंगे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह रिफ्लेक्ट होगी। मतलब इस डायग्राम को ऐसे बनाया गया है कि द्वारक लिया MN, ये मुख्य अक्ष, और ये है अनंत, और ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस। यहाँ पर वस्तु रखी, तो पहला तो इसको मुख्य अक्ष के समांतर और F से गुजार दिया, और दूसरा C से दूसरा इसको मुख्य अक्ष से, इसमें फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिया। ये देखो फोकस से गुजारा मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये ऐसे गई इस तरह रिफ्लेक्ट हुई, और ये फोकस से गई इस तरह रिफ्लेक्ट हुई। तो ये दोनों लाइनें यहाँ पर मिल गई और यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। अब देखो F से तो थोड़ा बड़ा ही बनेगा, वस्तु अगर C पर है तो प्रतिबिंब बनेगा F तथा C के बीच में। ये F और C इसके बीच में इसका प्रतिबिंब बना। कैसा बना, छोटा बना, ठीक है, छोटा, ज़्यादा बड़ा ही नहीं बना पर छोटा बना। और उसका गुण क्या, प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब यहाँ पर यह प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब देखो ये A और B, ये है बिंब, ये वस्तु, तो इसको हम AB नाम देंगे, और प्रतिबिंब जो बनेगा उसको A' और B' नाम दे देंगे। उसी तरह आगे की कंडीशन नंबर 3 वाली कंडीशन, नंबर 3 में अगर वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रख दिया, ठीक है, वस्तु को जैसे ये द्वारक और ये मुख्य अक्ष और C पर ही वस्तु को रख दिया, तो पहली लाइन मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से गुजर जाएगी, दूसरी लाइन फोकस से जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। लेकिन अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो वापस, ये दोनों लाइनें जो मिलेगी वो नीचे भी C के यहीं मिलाएंगे और यहाँ वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा। इस सारणी में भी अगर अपन देखें तो बीम की स्थिति C पर है, तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा। वस्तु की साइज़ जो होगी वो समान साइज़ होगी और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। उसी तरह 4 नंबर की जो कंडीशन है उसमें अगर वस्तु को C से आगे और F के बीच में यहाँ पर रख दिया AB को, तो एक लाइन जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी फोकस से जाती हुई आगे की तरफ, यानी C से भी आगे मिल जाएगी, अनंत और C के बीच में यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो A' और B' बनेगा और ये वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखो सारणी में कि अगर वस्तु जो है वो C तथा F के बीच में, तो C से परे मतलब C से आगे प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा।
ये इसकी चौथी कंडीशन में था। और अब पांचवी कंडीशन देखते हैं। पांचवी कंडीशन में हमने वस्तु को फोकस पे ही रख दिया। तो फोकस पे ही रख दिया तो एक लाइन मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये फोकस से गुजर रही है। लेकिन दूसरी लाइन को हम सी से गुजारेंगे, इस तरह सी से गुजारेंगे तो ये वापस सी से जाने वाली लाइन सी से ही रिफ्लेक्ट होती है। अब देखो यहाँ डैश 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 कर रखा है, मतलब ये अभी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इनको आगे और बढ़ाएंगे तो ये आगे किसी न किसी पॉइंट पे मिल जाएगी। लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। तो ये यहाँ पे डैश डैश का मतलब यही है कि ये लाइनें और आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ ये मिल जाएगी, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो पांचवी कंडीशन यहाँ पे इंडेक्स में और समझते हैं कि अगर वस्तु एफ है फोकस पे तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, अत्यधिक बड़ा बनता है और वास्तविकता उल्टा बनता है। और अंतिम कंडीशन है 6 नंबर की अवतल दर्पण की, जिसमें हमने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में ही रख दिया। तो अब इस कंडीशन में ये ए बी वस्तु है, तो एक लाइन को तो हम सी से गुजारेंगे तो ये टकराने के बाद इस सी से ही रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन दूसरी जो लाइन है उसको हम ध्रुव से यहाँ से टकराएंगे तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगी। ये कंडीशन अपने को याद ही रखनी पड़ेगी। अब देखो, अब इस तरफ कहीं मिली भी नहीं है लाइनें, तो हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ बढ़ाया, इसको भी आगे की तरफ बढ़ाया और इस लाइन को भी आगे की तरफ बढ़ाया, तो ये दर्पण के पीछे बन गई। और जब भी दर्पण के पीछे मिलती है लाइनें तो वो प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनेगा। ठीक है, तो दर्पण के पीछे ये कंडीशन बनेगी और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो लास्ट वाली जो कंडीशन है उसमें अपन देख लेंगे कि ध्रुव तथा फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, विवर्धित बड़ा बनता है, आभासी बनता है तथा सीधा बनता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हुई। आपको केवल ये एक डायग्राम याद रखना है। इस एक डायग्राम से आप सारे डायग्राम बना देंगे कि वस्तु अगर अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में तो प्रतिबिंब भी फोकस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, और वस्तु अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पर, और वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब पीछे की तरफ बन जाएगा। ये कंडीशन याद रखना तो अपना काम एक बार के लिए तो हो ही जाएगा।